गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल MCS एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है ट्रिब्यूनल यानी अधिकरण। इससे पहले हम लोगों ने न्यायपालिका की लगभग सारी चीज़ें देख ली, जिसमें से हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय और इसके अलावा जो भी छोटे न्यायालय हमारे हैं, ग्राम न्यायालय है, लघु वाद न्यायालय है, नगर पंचायत न्यायालय है और इसके अलावा कुटुंब परिवार न्यायालय, ये तमाम सारे जो है राजस्व न्यायालय, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। उम्मीद है कि वो सेगमेंट आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और उस पर आपकी एक ठीक ठाक पकड़ बन गई होगी और कोई भी क्वेश्चन उम्मीद है कि नहीं छूटेंगे आप लोगों को। तो आइए आज देखते हैं ट्रिब्यूनल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जो 1976 में ये जोड़ा गया, 14 का के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है, और बाकी चीज़ें हम लोग अंदर की तरफ देखेंगे, तो इतना तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए और उम्मीद है ये सब चीज़ें आपको बेसिक पहले से ही पता बताई है मैंने, तो पता ज़रूर होंगी आपको। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या रहा है, न्यायिक अधिकरण है यानी कि ट्रिब्यूनल है, क्या है इसके बारे में आपको बताना है। न्यायिक अधिकरण है क्या? पहला कह रहे हैं न्यायिक निकाय है, दूसरा कह रहे हैं अर्थ न्यायिक निकाय है, तीसरा कह रहे हैं संवैधानिक निकाय है और चौथा कह रहे हैं संवैधानिक निकाय है। ये जो बताया जा रहा है इनको, तो ये चार में से कौन से आपके हैं? एक संवैधानिक है, एक संविधानिक है, ये शब्द लिखा गया है, तो बताइए कौन सा आपका इसमें होगा। यानी कि ट्रिब्यूनल है क्या, अधिकरण है क्या, न्यायिक अधिकरण है क्या, ये आपको बताना है। तो निश्चित तौर से आप जानते हैं इसका बर्ताव कैसा है, अर्ध न्यायिक निकाय है दोस्तों। कैसा है? अर्ध न्यायिक निकाय है ये ट्रिब्यूनल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं अधिकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दे रहे हैं अधिकरण की स्थापना का उद्देश्य किसी विशेष विभाग से जुड़ी शिकायतों एवं अर्ध न्यायिक विवादों का न्यून समय में समाधान करना तथा न्यायपालिका के बोझ को कम करना है। ठीक है। दूसरा कह रहे हैं मूल संविधान में अधिकरण का कोई उल्लेख नहीं था, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो बताइए जरा सा कि ये दोनों में से कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं और कौन से स्टेटमेंट नहीं सही हैं। चलिए फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। ऑप्शन देख लीजिए कि ऑप्शन में क्या आपको दिया हुआ है, किस तरह का ऑप्शन आपका है, देख लीजिए। चलिए आंसर पे आते हैं। तो देखिए दोस्तों, कह रहे हैं अधिकरण की स्थापना का उद्देश्य जो है किसी विशेष विभाग, ठीक है, से जुड़ी शिकायतों एवं अर्धन्यायिक विवादों का न्यून समय में समाधान करना और न्यायपालिका के बोझ को कम करना। जी हाँ, न्यायपालिका के जो ऊपर वर्डन है उसको कम करना और जो कोई स्पेशल विभाग हैं जैसे लोक सेवा आयोग हो गया या इससे जुड़ी और बहुत सारे जो आयोग हैं, वो उनकी जो है शिकायतों को, मतलब अपने विभागीय कार्यों को स्वतः ही सॉल्व करना, जिससे न्यायपालिका के बोझ को हल्का किया जा सके। तो बिल्कुल सही बात यहाँ बताई गई है। दूसरा इसमें क्या है, मूल संविधान में अधिकरण का कोई उल्लेख नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जो है इसको 14 का के अंतर्गत रखा गया है ट्रिब्यूनल को। ठीक है, और जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। ठीक है, जिस तरह से मूल 9 अनुच्छेदों को उसमें जोड़ा गया था, 14 का जोड़ा गया था, 4 फिर इसके बाद में 4 का भी जोड़ा गया था, यानी कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ट्रिब्यूनल को जोड़ा गया था। ये तमाम सारे परिवर्तन किए गए थे मिनी संविधान संशोधन के माध्यम से, तो ट्रिब्यूनल भी वहीं जोड़ा गया। ठीक है, तो ये आपके दोनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन इस आधार पे सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में अधिकरण को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। चलिए इस सवाल का 2 बार जवाब दे चुका हूँ मैं, फटाफट जवाब आप लोगों का आ जाना चाहिए। चलिए 42वें संविधान संशोधन 1976, बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग एवं एक अनुच्छेद जोड़ा गया। ठीक है, एक नया भाग जोड़ा गया और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। तो कौन सा जोड़ा गया? 42वां। देखिए अब ये कह रहा है भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। अभी मैंने बात की है, किसके बारे में बात हो रही है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 2 चीज़ें जोड़ी गई थी। मैंने क्या कहा था? भाग 4 जोड़ा गया था, 4 का, और दूसरा क्या बताया था मैंने? भाग 14 का जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें भाग 5 कह रहा है तो ये हो ही नहीं सकता है। भाग 6 कह रहा है ये भी नहीं हो सकता है। भाग
6 कह रहे हैं ये भी नहीं हो सकते। तो यहाँ देखिए भाग 14 अनुच्छेद 323 क से 323 खादी जोड़ा गया था, बिल्कुल सही, बहुत सटीक ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल भ्रमित नहीं होना पड़ रहा है इसमें, तो बिल्कुल सही आपका आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद भी कर लीजिएगा दोस्तों, जिन बच्चों को थोड़ी सी भी असुविधा है वो आर्टिकल्स को भी याद कर लेंगे। 14 का में 2 अनुच्छेद दिए गए हैं आपके, दोनों अनुच्छेदों को आप याद कर लेना है, 323 का और 323 खा, ठीक है। एक ही आर्टिकल है, उसमें 2 खंड क ख दिया गया है, तो ये क ख ऐड किए गए थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह संघ तथा राज्यों के लोक सेवकों की सेवा शर्तों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना के संबंध में प्रावधान कर सकती है, यानी ट्रिब्यूनल के गठन की बात कह रहा है यहाँ पे, किस अनुच्छेद में पावर दी गई है। तो अभी मैंने बताया है भाग 14 का में 2 ही अनुच्छेद दिए गए हैं, 323 का 323 का, तो उनमें से कोई एक आपको होगा। चलिए जवाब फटाफट दीजिए आप लोग कि किसमें क्या किया जा सकता है आपका, ठीक। तो आपका देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, अनुच्छेद 1 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह संघ एवं राज्य की लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तों में से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना के संबंध में प्रावधान कर सकता है। बिल्कुल फटाफट जवाब दीजिए। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा आपका, देखिए इसमें दे रहे हैं 323 क्यों लिख रहे हैं, इसमें कह रहे हैं 330 का, फिर से 330 का, फिर इसके बाद में कह रहे हैं अनुच्छेद 324। जी नहीं, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था 323 का के बारे में उल्लेख किया गया है, तो सभी को कॉमन नंबर मिल जाएंगे, और जिन बच्चों ने सही से लिखा है उनको तो विशेष नंबर मिलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला राइट होगा आपका दोस्तों, 323 का, कोई भी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं दिए हैं। यहाँ पर अगर किसी ऑप्शन को सुधारा जाएगा तो हो सकता है, लेकिन ये है आपको भ्रमित करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, बट आंसर सही नहीं दिया गया था। ये आपका 323 का में क्या है, प्रशासनिक अधिकरण के बारे में उल्लेख किया गया है। किसके बारे में? प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संसद को प्राप्त प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना के संबंध में शक्ति का प्रयोग करके संसद ने कब प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम पारित किया? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको आते रहते हैं। कह रहा है संसद को प्राप्त प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना के संबंध में शक्ति का प्रयोग करके संसद ने कब प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम पारित किया? तो ये देखिए यहाँ से आपको जवाब देना होगा, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, अब इसको पूरा पढ़ना होगा। यहाँ पे आपको प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1984, फिर दोबारा पढ़ना होगा दूसरे वाले के साथ प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1950, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1986 और प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985। तो कौन सा जवाब होगा दोस्तों? निश्चित तौर से आपको जवाब आ गया होगा। जिन बच्चों ने सीरियसली जरा सी भी पढ़ाई की उनका जवाब बिल्कुल आ गया होगा। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का है प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 1 नवंबर 1985 को स्थापित किया गया। दूसरा कह रहे हैं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का प्रधान पीठ दिल्ली में है। तो कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है आपको जवाब देना है दोस्तों। तो बिल्कुल सही बात कही गई है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 1985 में, ठीक है, 1 नवंबर 1985 को स्थापित किया गया। बिल्कुल सही आंसर आपका है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश आपकी नहीं बनती है। दूसरा कह रहा है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का प्रधान पीठ, तो उसमें स्वाभाविक सी बात है, किसी भी सर्वोच्च पीठ की जब बात होगी तो दिल्ली में स्थित है, इसमें कोई संदेह ही नहीं होता है। तो ये ट्रिब्यूनल का भी वहाँ पे स्थित है दिल्ली में। चलिए दोस्तों, तो दोनों करेक्ट आंसर हो जाते हैं, इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में देश में कुल दिल्ली सहित 19 प्रशासनिक अधिकरण की खंडपीठें हैं। चलिए, सेकंड कह रहे हैं 19 पीठों में से 17 उच्च न्यायालयों की प्रधान पीठों में हैं तथा 2 अन्य हैं जो जयपुर और लखनऊ में से संचालित होती हैं। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? आपको सही बताना है आपको दोस्तों। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही बताई गई है कि कुल 19 ट्रिब्यूनल हैं, यानी प्रशासनिक अधिकरण की खंडपीठें जो हैं वो टोटल 19 है दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर है। और जो कह रहे हैं दूसरे में 19 खंडपीठों में से 17 उच्च न्यायालयों की प्रधान पीठों में है, यानी जो
प्रत्येक राज्य के हाई कोर्ट है दोस्तों ना, हाई कोर्टों में ही ट्रिब्यूनल है। ये कहने का मतलब है 19 में से 17 उच्च न्यायालयों में हाई कोर्टों में उनकी प्रधान पीठें हैं ट्रिब्यूनल की। लेकिन 2 ऐसी पीठें हैं जो कि जयपुर और लखनऊ, ये जो हैं ये हाई कोर्ट में नहीं है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि खंडपीठ, देखिए इलाहाबाद की अगर बात करेंगे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है आपका, जिसे अब वर्तमान में प्रयागराज हाई कोर्ट कहा जा रहा है, उसकी दूसरी खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में है। लखनऊ में ये दूसरी खंडपीठ है। तो ये जो लखनऊ में है ना, ये यहाँ पर जो लखनऊ दे रहा है, तो दूसरी वाली जो ट्रिब्यूनल के मुख्यालय है वो लखनऊ में है। उसी तरह से जयपुर का भी है। तो ये दोनों दोस्तों हाई कोर्ट के मेन मुख्यालय में ना हो करके, बल्कि उसके संबंधित जो खंडपीठ है उसमें है। इस नाते ये उच्च न्यायालयों में नहीं यहाँ पर शब्द यूज किया गया। उच्च न्यायालयों की प्रधान पीठ में 2 हैं, मतलब 2 नहीं है, बाकी 17 उनकी मुख्य पीठ में। यहाँ देखिए प्रधान पीठ कह रहा है ना, मुख्य पीठ, देखिए पीठ मतलब यानी कि इलाहाबाद प्रयागराज जो है वो मुख्य पीठ होगी और लखनऊ जो है उसकी सहायक पीठ होगी, खंडपीठ होगी। उसी तरह से आपका जयपुर और लखनऊ है। क्लियर? चलिए, तो दोनों आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इस आधार पे जो भी ऑप्शन करेक्ट का होगा वो 3rd नंबर का दिख रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की 2 पीठें क्रमशः जम्मू एवं कश्मीर में स्थापित की गई हैं। क्या जम्मू और श्रीनगर है, सॉरी दोस्तों, जम्मू और श्रीनगर में स्थापित की गई हैं। तो ये क्या स्टेटमेंट बताना है, सही है या नहीं सही है आपको है, ये आपको जवाब देना है दोस्तों। तो फटाफट जवाब दीजिए आप। दूसरा कह रहे हैं प्रशासनिक अधिकरण में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त सरकार द्वारा निर्धारित संख्या में उपाध्यक्ष तथा न्यायिक व प्रशासनिक सदस्य होते हैं। तो बताइए इसमें से क्या क्या ऑप्शन आपके दोस्तों करेक्ट हो रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि कौन कौन से करेक्ट हैं आपके? तो फटाफट जवाब दीजिए इसमें। पहला तो ये बिल्कुल सही है कि जम्मू और श्रीनगर में जो है प्रशासनिक अधिकरण की 2 नई पीठें गठित की गई हैं, बिल्कुल सही है। जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जब गठित किया गया 2019 के बाद। क्लियर? तो ये तो बिल्कुल सही आपका दे रहा है यहाँ पे। फिर प्रशासनिक अधिकरण में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त सरकार द्वारा निर्धारित संख्या में उपाध्यक्ष और न्यायिक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, इसमें भी कोई संदेह की स्थिति नहीं होती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं। तो दोनों बोथ आर राइट आंसर। तो इसमें ऑप्शन जो भी बन रहा है दोनों का वही करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन में है, तो आंसर आपका बिल्कुल बन रहा है। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहे हैं अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, न्यायिक व प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, प्रेसिडेंट साहब करते हैं, ठीक है। किंतु न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? जवाब आप फट से दीजिए हमको। राज्यों के प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करते हैं। तो ये स्टेटमेंट में कितनी सत्यता है, आप इसकी जांच करके हमको बताएं। तीसरा है प्रशासनिक अधिकरण के सभी सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं, परंतु अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 65 वर्ष की आयु में तथा अन्य सदस्य 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। आपको जवाब देने हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो पहला देखिए, आइए जवाब फटाफट आ गया होगा उम्मीद है। चलिए पहले में कह रहे हैं अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और न्यायिक प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही बात है। किंतु न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति करने के मामले में राष्ट्रपति महोदय जो है CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करते हैं, बिल्कुल सत्य बात है, 100%, ये 100% सही बात है। चलिए दूसरे पे आते हैं। राज्यों के प्रशासनिक अधिकरणों के अध्यक्ष जो है, स्टेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में राष्ट्रपति संबंधित यानी जिस राज्य का वो ट्रिब्यूनल है या गठित हो रहा है, जिस राज्य का ट्रिब्यूनल है, ऐसे कहिए, जिस राज्य का ट्रिब्यूनल है राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है, बिल्कुल सही बात है। ये 16 आने सही बात है, 100% सत्य बात है ये।
तीसरे में आपका कह रहे हैं प्रशासनिक अधिकरण के सभी सदस्य 5 वर्ष के लिए, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 5 वर्ष के लिए ही सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। अब 5 वर्ष का मतलब डिफिनीशन यहाँ पर है, जो ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष होगा वो 5 वर्ष के लिए अधिकतम, ध्यान से शब्द लिखिए, अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, ये अधिकतम है, अधिकतम है। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, परंतु अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 65 वर्ष की आयु में, यानी कि 65 वर्ष की आयु या तो पूरे करें। कौन कौन, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए आयु सीमा क्या, 65 वर्ष। तो यानी 5 वर्ष या पर जब भी नियुक्त किए जाते हैं तो वो अपनी उम्र के 65 वर्ष तक या अधिकतम 5 वर्ष तक में से कोई एक जो पहले पड़ जाए उसी को मान लिया जाएगा। यानी कि अगर मान लो 60 वर्ष की उम्र में करते हैं तो 5 वर्ष तक वो करेंगे तो दोनों मानक पूरा हो जाएगा, नहीं 65 वर्ष भी हो जाएगा और 5 वर्ष का कार्यकाल हो गया। लेकिन मान लो किसी व्यक्ति को अध्यक्ष चुना गया और वो 61 साल या 62 साल की उम्र में हुए, मान लो 62 साल की उम्र में हुए, तो क्या हुआ, 3 साल में अपनी सेवा समाप्त करके चले आएंगे, क्योंकि 65 कवर हो जा रहा है, ठीक है। यानी जो पहले पड़ जाए, 5 साल पड़ जाए या आपका 65 वर्ष पड़ जाए तो वो हो जाएगा। लेकिन बाकी के लिए जैसे कह रहा है अन्य सदस्यों के लिए आयु 62 वर्ष दे रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल वही बात है कि यानी 5 साल तक सेवा दें या 62 वर्ष तक की सेवा दें, दोनों में से कोई एक पहले पड़ जाएगा तो वो पहले हो जाएगा, यानी रिटायर्ड हो जाएगा व्यक्ति। तो तीनों राइट आंसर है दोस्तों, इसमें कोई डाउट की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल दिमाग से अपने हटा दीजिए। तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है दोस्तों, सी ऑप्शन राइट आंसर बन रहा है यहाँ पे। 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। प्रशासनिक अधिकरण की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं, कौन आते हैं दोस्तों, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की अधिकारिता के अंतर्गत क्या क्या आता है ये आपको बताना है। ट्रिब्यूनल के अंतर्गत पहला कह रहे हैं सैन्य बलों के सदस्य, सैन्य बलों के सदस्य। दूसरा कह रहे हैं सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के अधिकारी व सेवक। तीसरा कह रहे हैं केंद्र सरकार के अन्य सभी कर्मचारी। तो ये 3 ऑप्शंस दे रहे हैं, तीनों ऑप्शंस में आपको बताना है कौन कौन आते हैं। जो ट्रिब्यूनल के दायरे में कौन आते हैं, बिल्कुल आते हैं दोस्तों, सैन्य बलों के सदस्य आते हैं इसमें। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के अधिकारी एवं सेवक भी इसके अंतर्गत ट्रिब्यूनल के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल सही बात है। केंद्र सरकार के अन्य सभी कर्मचारी, तो केंद्र सरकार के जो सभी जो है सदस्य, सभी कर्मचारी भी आते हैं इसके अलावा, ठीक है। और एक बात जान लीजिए कि इसमें केंद्र सरकार के अन्य सभी कर्मचारी आते हैं काम, लेकिन कौन कौन नहीं आता है ये ध्यान में रखने वाली बात आपको है कि संसद एवं राज्य विधानमंडल के सचिवालय के कर्मचारियों के सिवाय, ठीक है, ये नहीं आते हैं दोस्तों। कौन नहीं आता है, संसद एवं राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल यानी कि कौन, संसद के सदस्य और राज्य विधानमंडल के सदस्य जो आपके आएंगे, जो है ये दोनों के जो कार्यालय के सदस्य, सॉरी ये जो संसद आपका है और राज्य विधानमंडल के जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी, ठीक है, इनके कर्मचारी यानी आरओ एआरओ जो वगैरह जो अधिकारी होते हैं उनकी बात कह रहा है, इनके सिवा ये नहीं आते हैं, ठीक है। इनके ये नहीं आए, कर्मचारी नहीं आते हैं ट्रिब्यूनल के दायरे में, ठीक है। इनके अलावा केंद्र के अन्य सभी कर्मचारी जो आएंगे, ये मतलब समझ लीजिएगा कि सचिवालय का कर्मचारी जो होगा वो नहीं आएगा ट्रिब्यूनल के दायरे में, अन्य सभी आएंगे दोस्तों। तो ये इस तरह से तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया गया है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर बन रहा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहे हैं अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है। बहुत ही आसान और बेहतरीन क्वेश्चन आपका है जो कि आपको जवाब देना होगा। फटाफट जवाब दे दीजिए आप लोग कि ट्रिब्यूनल मतलब जिसके निर्णय के विरुद्ध कहाँ पर अपील की जा सकती, मतलब अपील किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में। तो आर्टिकल कह रहा है 134, 135, 136, 137। तो फटाफट जवाब आपका आ गया होगा निश्चित तौर से। आर्टिकल 136 के तहत जो है विशेष इजाज़त जो देने की सुप्रीम कोर्ट की मतलब जो पावर होती है वो उसके तहत ये उसमें शामिल किया जाएगा, मतलब यानी सुन लिया जाएगा इस विवाद को, ठीक है। और आपको मालूम होगा कि यह जो विवाद है एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ वाले वाद में दिया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील केवल उच्चतम न्यायालय में किए जाने का प्रावधान है, परंतु किसी मामले में उच्चतम न्यायालय, परंतु किस मामले में, यहाँ पे कह रहे हैं किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि
अधिकरण के निर्णय की अपील उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों में की जा सकती है। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। यानी कि जो पहले आर्टिकल 136 के तहत यानी 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती थी ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध, तो किस वाद में ये कहा गया कि अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं। सब शानदार क्वेश्चन है, उम्मीद आप समझ गए होंगे। जल्दी से बताइए आप। कह रहा है पहले जस्टिस एल नरसिम्हा बनाम भारत संघ 1997। दूसरा कह रहे हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल बनाम भारत संघ 1998, एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 और चौथा कह रहे हैं ज्ञान प्रकाश बनाम भारत संघ 1996। तो जवाब आप लोगों का बिल्कुल निश्चित तौर से आ गया होगा। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिटेल करते समय मैंने जिक्र कर लिया था, तो उसमें नाम था आपका एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघवाद 1997 में ये बात की गई कि जो ट्रिब्यूनल है ना दोस्तों, ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध पहले केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई की जा सकती थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की जा सकती थी। अभी क्या कर दिया, एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 97 के बाद में कह दिया गया कि नहीं भाई, इसके साथ साथ हाई कोर्ट में भी की जा सकती है। ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दोनों में सुनवाई की जा सकती है। ठीक है, अपील की जा सकती है, दोनों में की जा सकती है, अपील करने की सकती है ये। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन राइट आंसर हो गया आपका, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हुआ दोस्तों। चलिए अगले बात कर लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में हरित न्यायाधिकरण यानी कि ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं हम लोग। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ पे, कई सारे स्टेटमेंट है। चलिए एक एक को पढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ। ओके, कह रहे हैं पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन तथा व्यक्तियों एवं संपत्ति के नुकसान के लिए सहायता एवं क्षतिपूर्ति देने या उससे संबंधित मामलों सहित पर्यावरण संरक्षण, वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों की प्रभावी एवं शीघ्र निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई। तो ये स्टेटमेंट आपका दिया गया है, तो आपको बताना है ये सही है या गलत है दोस्तों। दूसरा कह रहे हैं यह एक विशिष्ट निकाय है, किसके बारे में, यही ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी हरित न्यायाधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है। यह एक विशिष्ट निकाय है जो अनुशासनात्मक समस्याओं वाले पर्यावरणीय विवादों को निपटाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता द्वारा सुसज्जित है। और तीसरा क्या है, हरित न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं होगा, लेकिन नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित किया जाएगा। तो आपको बताना है दोस्तों कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस आपके करेक्ट बन रहे हैं। फटाफट जवाब दे दीजिए आप लोग। जिसने भी अच्छे से ग्रीन ट्रिब्यूनल को पढ़ा है वो निश्चित तौर से इसके जवाब को सही करता चला जाएगा। तो पहला जो आपने कहा, इसमें कहा गया था पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन तथा व्यक्तियों एवं संपत्ति के नुकसान के लिए सहायता एवं क्षतिपूर्ति देने या उससे संबंधित मामलों सहित पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों की प्रभावी एवं शीघ्र निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई। बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा इसमें कहा जो गया है यह एक विशिष्ट निकाय है। जी हाँ, विशिष्ट निकाय है जो पर्यावरण संरक्षण करती है, जो बहु अनुशासनात्मक समस्याओं वाले पर्यावरणीय विवादों को निपटाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता द्वारा सुसज्जित है। जी हाँ, बिल्कुल है कि पर्यावरण को किस कारण से, किस एक्टिविटीज़ से, कौन सी इंडस्ट्री या किसके अधिवेशन से जो पर्यावरण को क्षति हुई उस पर ये टैक्स लगाता है, यानी कि जुर्माना करता है, यानी कि पर्यावरण की क्षति करने वाले को दंडित करता है। कुल मिला के आप कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। और जो तीसरा ऑप्शन इसमें दे रहे हैं कि हरित न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908
के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं होगा, ठीक है, लेकिन नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित किया जाएगा। बिल्कुल सही बात कह रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं होगा। इसके लिए बिल्कुल ऐसी बाध्यता नहीं है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित किया जाएगा। बिल्कुल सही है। तो इस आधार पर तीनों ऑप्शन आपके दोस्तों राइट हो गए और ऑप्शन 3 में आपका दिया है तीनों ऑप्शन, जो कि राइट आंसर हो जा रहा है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। फिर आपका ग्रीन ट्रिब्यूनल से ही है। क्या कह रहा है? हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा क्षेत्रीय शाखाएं भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थापित की गई हैं। तो इसमें कितनी सत्यता है, आप लोग इसकी जांच करके हमको बताइए। सेकंड में है हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश तथा न्यायिक सदस्य उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। तीसरा बताइए, वर्तमान में हरित न्यायाधिकरण में कुल सदस्यों की संख्या 20 है, जिसमें 10 न्यायिक सदस्य हैं और 10 पर्यावरण विशेषज्ञ हैं। तो ये आपको बताना है, तो तीनों में से कौन से सही है। फटाफट जवाब आप लोगों का आ जाना चाहिए दोस्तों। चलिए विश्लेषण कर लेते हैं इसका। कह रहे हैं कि हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है, बिल्कुल जी है, सही है। क्षेत्रीय शाखाएं इसकी बता रहे हैं आपकी भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में है और चेन्नई में। जी हाँ, बिल्कुल 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी जो आपकी बड़े बड़े हैं उन सभी में है। आपका भोपाल में भी है, पुणे में भी है, कोलकाता में भी है और चेन्नई में भी है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ का। सेकंड पे आप चलते हैं। इसमें कह रहा है हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात यहाँ तक है। न्यायिक सदस्य उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। जो न्यायिक सदस्य होते हैं इनके लिए भी कह रहा है, जो छोटे सदस्य इसमें अधिकारी हैं, न्यायिक सदस्य उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद तीसरा कह रहे हैं वर्तमान में हरित न्यायाधिकरण की कुल संख्या जो है, सदस्यों की संख्या 20 है। तो बिल्कुल सही बात यहाँ पर है। और 10 न्यायिक सदस्य हैं इसके और 10 पर्यावरण विशेषज्ञ हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से तीनों ऑप्शन राइट आंसर हो जा रहे हैं। जो भी कूट में दिया होगा वही सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कूट है 3rd नंबर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आवश्यकता होने पर हरित न्यायाधिकरण के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी? अगर जरूरत पड़ जाए तो ग्रीन ट्रिब्यूनल के सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ाई जा सकती है दोस्तों, ये बात है। अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो पहले कह रहे हैं दोस्तों 50, दूसरे में कह रहे हैं 40, तीसरे में कह रहे हैं 60 और फिर 4 में 17। तो निश्चित तौर से आपको मालूम होगा अधिकतम सदस्यों की संख्या ग्रीन ट्रिब्यूनल में 40 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। चलिए, बड़ा ही सरल क्वेश्चन था, आप लोगों ने बहुत आसानी से कर लिया होगा। जिनको नहीं पता था वो हमारे भाई याद कर लेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर, हरित न्यायाधिकरण को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? ग्रीन ट्रिब्यूनल को कौन सा अधिकार प्राप्त है, ये बात बता रहे हैं। चलिए उनके शक्तियों का मूल्यांकन करते हैं। कह रहे हैं पर्यावरण संबंधी मामलों की स्वायत्त संज्ञान स्वतः लिखा, स्वतः होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों, स्वतः होना चाहिए, स्वतः गलत लिखा है यहाँ पे, ठीक है। स्वतः संज्ञान ले सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, जब ग्रीन ट्रिब्यूनल है तो स्वतंत्र निकाय है भैया, ये बिल्कुल ले लेगा स्वतः। जैसे फंडामेंटल राइट के लिए मौलिक अधिकार के तहत 300 जो है 32 जो है और 226 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ले सकते हैं। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेने की जो है शक्ति रखता है। उसी तरह से ग्रीन मतलब पर्यावरण पे क्षति होने पर ग्रीन ट्रिब्यूनल भी स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति रखता है दोस्तों। तो इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। दूसरा कह रहे हैं पर्यावरण क्षति पहुंचाने या नियमों का उल्लंघन करने के लिए दोषी लोगों को दंड देना इसका कार्य है। ये कह रहा है दोषी लोगों को दंड देना इसका कार्य है। तो बताइए बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल सही है, ये भी है, दंड देता है, तभी तो न्यायपालिका कहलाएगा। फिर कह रहा है व्यक्तिगत रूप से 10 करोड़ या किसी कंपनी आदि पर 25 करोड़ दोस्तों, 25 करोड़ तक का दंड लगाने एवं सश्रम कारावास की सजा दे सकता है। जी हाँ बिल्कुल दे सकता है। यहाँ पर 25 करोड़ रुपए तक का दंड लगा सकता है आपका, या तो आपको क्या कर सकता है, मतलब दंड के साथ साथ
सश्रम कारावास की सज़ा भी सुना सकता है। ये शक्तिशाली इतना है दोस्तों। तो सोच लीजिए, पर्यावरण को अगर कोई क्षति पहुंचा रहा है, यानी बड़े पैमाने पर कोई वृक्ष को काट रहा है और उस दायरे में आ जाता है, या कोई इंडस्ट्री या कोई इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है जिससे कि पर्यावरण को क्षति हो रही है, तो ये एनजीटी आपको बिल्कुल ले सकता है संज्ञान में, और फिर उस पर अब क्या कर सकता है देख लीजिए। इतना बड़ा दंड है। व्यक्तिगत रूप से 10 करोड़ रुपए का एक व्यक्ति को दंड दे सकता है, और किसी जो निकाय, कंपनी, बड़ी इंडस्ट्री है या कुछ इस तरह की कोई बड़ी संस्था है तो उसे 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है, और साथ ही साथ क्या कर सकता है, काम भी करवाएगा वो। ठीक है दोस्तों, तो तीनों करेक्ट आपका आंसर है। हम जो भी ऑप्शन दे रहा है वही राइट हो जाएगा। 3rd नंबर पे है ये। अगले पे आते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 ऑप्शंस आपको दे रहे हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट की स्थापना प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के काल में की गई थी। ठीक है। दूसरा कह रहे हैं आपको, कैट के सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, ये कह रहा है। तो जी नहीं, ये बात आपको जो बताई गई है इसमें ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की जो स्थापना की गई है, ये लाल बहादुर शास्त्री के समय में नहीं की गई है, बल्कि राजीव गांधी जी के समय में की है। राजीव गांधी के समय में की गई है। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो इसमें जो आपका दिया है लाल बहादुर ने बताया राजीव गांधी, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर चूंकि लाल बहादुर दिए हैं तो इस आधार पर ये गलत हो जा रहा है आपका, ये नहीं होगा। आपको मैंने बताया है ना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना मैंने अभी आपकी उससे चर्चा की पिछले प्रश्न में, 1 नवंबर 1985 को की गई थी। कब की गई थी? 1 नवंबर 1985 को की गई थी दोस्तों। तो 1 नवंबर 1985 की स्थापना की गई थी। ये डेट भी आप याद रखिएगा, ये 2009 में IAS से क्वेश्चन में पूछा गया है आपका। फिर दूसरा कह रहा है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट के सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही है ऑप्शन, तो दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी आपके यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक शानदार क्वेश्चन। इतना बड़ा पद है तो निश्चित तौर से बहुत बड़ा व्यक्ति करेगा। केंद्रीय प्रशासनिक एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो निश्चित तौर से इन बड़े संवैधानिक पदों पर नियुक्ति करने की अथॉरिटी जो दी गई है हमारे समय कॉन्स्टिट्यूशन में, सबसे बड़े व्यक्ति प्रेसिडेंट महोदय को यानी राष्ट्रपति महोदय को दी गई है। तो भारत के राष्ट्रपति करेंगे इसको। तो बिल्कुल सारा सा प्रश्न था, तो मैंने सीधे मुद्दे पे आपको जवाब दे दिया। चलिए अब 20 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वर्तमान अध्यक्ष कौन से हैं आपके? आपका ऑप्शन दे रहा है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल साहब के बारे में बता रहा है। दूसरा कह रहा है जस्टिस L नरसिम्हा की बात कह रहे हैं। तीसरे में कह रहे हैं L चंद्र कुमार, और चौथे में AK चंद्रा कह रहे हैं। तो निश्चित तौर से इस समय जो वर्तमान में है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल साहब हैं, जो कि NGT के अध्यक्ष हैं। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल साहब हैं। तो ये तो था आज का 20 क्वेश्चनों की आपकी श्रृंखला थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रिब्यूनल के क्वेश्चंस काफ़ी भाए होंगे और आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपकी बनी होगी ट्रिब्यूनल पे। तो ऐसे ही दोस्तों मेहनत करते रहिए, बाकी सीरीज के सारे क्वेश्चंस को, श्रृंखलाओं को देखते रहिए। और बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की श्रृंखला है। इसको अगर आप लोगों ने ईमानदारी पूर्वक पढ़ लिया तो निश्चित तौर से आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है, यदि आपके दिमाग में भी ये बात इस्टेब्लिश कर जाती हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब ख्याल रखिए और वीडियो को दूर दूर तक अपने दोस्तों को शेयर करिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।